अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इन सर्च ऑफ विजडम। तकरीबन 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो दी थी इस चैनल पे कि किस तरह से बनी इसराइल यहूदी बने। यानी कुरान पाक में हम इस कौम के लिए 2 टर्मिनोलॉजीज़ देखते हैं, एक बनी इसराइल की और दूसरा यहूदी की। अपनी उस वीडियो में हमने डिटेल से ये देखा था कि बनी इसराइल यहूदी किस तरह से बने, और उसी वीडियो ने मुझे मेरे एक भाई ने ये कमेंट किया था कि आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि यहूदी ज़्वायनिस्ट कैसे बने या सहूनी कैसे बने। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि यहूदी किस तरह से ज़्वायनिस्ट बने। अगर आज हम तारीख़ पढ़ते हैं या किसी से भी ज़्वायनिज़्म के बारे में पूछते हैं तो अक्सर लोगों का यही जवाब होता है कि ज़्वायनिज़्म या सहूनियत तहरीक यहूदियों में इस वजह से चली थी क्योंकि हिटलर के दौर में और उससे भी पहले यहूदियों ने यूरोप में बहुत ज़्यादा जुल्म सितम देखे, इनका कत्ले आम किया गया। फिर यूरोपियन लोगों को बड़ा गिल्ट महसूस हुआ और यूरोपियंस ने अपने उस गिल्ट की वजह से ये महसूस किया कि यहूदियों को उनकी अपनी स्टेट मिलनी चाहिए, उनको अपना वतन मिलना चाहिए। इस वजह से इस तहरीक को शुरू किया गया और पूरी दुनिया से यहूदियों को इकट्ठा करके इजराइल में बसा दिया गया। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाता है कि ज़्वायनिज़्म या सहूनियत की तहरीक इस वजह से चलाई गई थी कि यहूदियों को इजराइल में इकट्ठा करके बसाया जा सके। लेकिन इस चीज़ पर अगर आप यहूदियों का नुक्ता नज़र पढ़ेंगे कि वो ज़्वायनिज़्म को किस तरह से देखते हैं तो आपको एक डिफरेंट पिक्चर नज़र आएगी। यहूदियों के मुताबिक ज़्वायनिज़्म सिर्फ पिछली सदी का एक वाक़या नहीं है, बल्कि ये उनकी तारीख़ में 3 बार उभर चुकी है तहरीक। यूट्यूब पर आपको ज़्वायनिज़्म से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन आज हम ज़्वायनिज़्म को उस तरह से एक्सप्लेन करेंगे जैसे एक यहूदी खुद देखता है इस चीज़ को। यहूदियों के मुताबिक सबसे पहला ज़्वायनिस्ट या सहूनी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। वो एक अलग बात है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो इस लफ्ज़ का भी पता नहीं होगा शायद। यहूदी हज़रत इब्राहीम को पहला ज़्वायनिस्ट इस वजह से कहते हैं कि उनका ये मानना है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान को लेकर फ़लस्तीन की सरज़मीन में पहुँचे थे तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे नाम पे एक अजीम मज़हब इस दुनिया में फैलाऊँगा, बल्कि ये कहा था कि मैं तुम्हारी नस्ल को दुनिया की अजीम तरीन कौम बना दूँगा। यहूदियों का ये कहना है कि तौरात से इस चीज़ की हमें अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि यहूदियत एक सिर्फ मज़हब ही नहीं है, बल्कि ये एक कौमियत का नाम भी है। और तौरात की इसी आयत को ये लोग बेस बनाते हैं ज़्वायनिज़्म की, कि ये आयत सबसे पहला ज़्वायनिज़्म का आइडिया है जिसको फॉलो करना उन पे फ़र्ज़ करार दिया गया है। यानी इस वर्स को बेस बनाकर ज्यूज़ अपने रिलीजन को और अपनी जो नेशनलिज़म का जो आइडिया है उसको कंबाइन करते हैं। यानी इनके मुताबिक ज़्वायनिज़्म यहूदी लोगों से रिलेट करती है और ज़मीन के उस टुकड़े से भी रिलेट करती है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम ने आकर अपनी कौम को, अपने ख़ानदान को बसाया था, और खुदा ने वहीं पर हज़रत इब्राहीम से ये वादा किया था कि वो उनकी औलाद को, उनकी नस्ल को एक अजीम कौम बना देंगे। इसी वजह से यहूदी अपने ऊपर ये फ़र्ज़ समझते हैं कि ज़मीन के इस टुकड़े पर रहना उनका हक़ है, क्योंकि ये हक़ उन्हें खुदा की तरफ से मिला था, उनके जद्द अमजद इब्राहीम को खुदा की तरफ से मिला था। यानी ज़्वायनिज़्म हमें एक ट्रायंगल में नज़र आती है, यानी एक तरफ लोग हैं, दूसरी तरफ सरज़मीन है और तीसरी तरफ खुदा है। ज़्वायनिस्ट मूवमेंट के जो सपोर्टर हैं वो लोग ये भी कहते नज़र आते हैं कि हज़ारों सालों से हमारी नस्लें यहाँ पर आबाद थी, हम एक ही बाइबल को पढ़ते आ रहे हैं, एक ही ज़ुबान बोलते आ रहे हैं और एक ही कौम है जिन्होंने इस सरज़मीन पर अपनी आइडेंटिटी को बनाया। यहूदियों के नज़दीक तारीख़ में दूसरी बार ज़्वायनिस्ट मूवमेंट जो उठी है वो 70 CE यानी 70 ईस्वी में उठी थी, जब रोमन्स ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था और हज़ारों लोगों का कत्लेआम किया था, हैकल सलीमानी को तबाह बर्बाद कर दिया था और लूट लिया था। रोमन्स के इस कब्ज़े के बाद बहुत सारे ज्यूइश ट्राइब्स आसपास हिजरत करके चले गए। बहुत सारे ऐसे थे जो कि बेघर होकर रह गए, लेकिन फिर भी आसपास के इलाकों में बैठकर भी इन्होंने अपने रिलीजन को, अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखा। रोमन्स के कब्ज़े के बाद 2000 साल तक यहूदी जो आसपास के इलाकों में, यूरोप के इलाकों में, अफ्रीका के इलाकों में और एशिया के दूर दराज इलाकों में रहते थे, वो ज़्वाइन के पहाड़ की तरफ मुँह करके अपनी इबादत करते थे, इस उम्मीद पर कि एक न एक दिन वो ज़रूर लौटेंगे। जिस जिस कॉन्टिनेंट में या जिस जिस इलाके में ये लोग आबाद हुए वहाँ पर इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखा, वहाँ पर दूसरे लोगों के कल्चर में और मज़हब में ये लोग शामिल नहीं हुए। यही वजह थी कि ये दुनिया के जिस खित्ते में भी रहे अजनबियों की तरह रहे, लोग इन्हें अपना नहीं मानते थे। यहूदियों ने कई सदियां बहुत ज़्यादा जुल्म सितम सहे और गुर्बत में अपनी ज़िंदगी गुजारी। यहाँ पर एक चीज़ की वजाहत कर देना ज़रूरी है कि दरमियान में एक दौर ऐसा भी आया जो कि कई सदियों पर मुश्तमिल था और जिसको यहूदी खुद भी अपना गोल्डन एज कहते हैं, और वो है मुसलमानों की स्टेट्स में यहूदियों का रहना। इसी यरूशलेम में यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के रूल के अंडर मिलकर रहते थे और बड़े ही पुरअमन तरीके से रहा करते थे। लेकिन ख़ास तौर पर यूरोप में यहूदियों पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किए गए। कई सदियों पर यह जुल्म सितम सहने के बाद यूरोप में 17वीं और 18वीं सदी का दौर शुरू होता है, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ मॉडर्नाइज्ड हो रहे थे और नेशनलाइज्ड हो रहे थे।
اور یہی وہ وقت تھا جب زائنزم کے لیے اسٹیج کو سیٹ کیا گیا۔ تو بہت سارے وہ اسکالرز جو کہ ماڈرنائزیشن کو پروموٹ کر رہے تھے اور نیشنلزم کو پروموٹ کر رہے تھے، انہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ یورپ میں رہنے والے یہودیوں کی ڈسکریمنیشن بند کی جائے اور انہیں ان کی قومیت کی بنا پر حقوق دیے جانے چاہئیں۔ یعنی انلائٹنمنٹ کے دور میں چلنے والی جو موومنٹس تھیں، جن میں ریشنلزم تھی، جن میں لبرلزم تھی، انڈیویجولزم تھی، ان ساری موومنٹس نے یہودیوں کو ڈگنیٹی اور ایکویلٹی دینے کا وعدہ کر لیا۔ لیکن دوسری طرف جو یورپین نیشنلسٹ لوگ تھے، انہوں نے اس چیز کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہودیوں کو آخر اپنی قومیت کی بنیاد پر ایک موومنٹ چلانے کی ضرورت ہی کیا ہے، یا یورپ میں قومیت کی بنیاد پر یہ کہاں اکٹھے ہو کر بیٹھیں گے۔ جب یہودیوں میں نیشنلزم ابھرنے لگا اور وہ اکٹھے ہونا شروع ہوئے تو یورپینز کو بھی یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہ ان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اور اس وجہ سے یہودیوں پر اور زیادہ ظلم و ستم شروع ہو گئے، جن میں ہٹلر کی ہولوکاسٹ بھی آ جاتی ہے، جن میں رشین پوگرامز بھی آ جاتے ہیں۔ رشیا میں یہودیوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے گئے، ان کا قتل عام کیا گیا، پولینڈ میں ان کا جینوسائیڈ کیا گیا، اور اسی دوران یہودیوں نے دوسرے علاقوں میں ہجرت کرنا شروع کر دی، جن میں امریکہ سب سے زیادہ سر فہرست ہے، اور آج بھی یہودی آبادی امریکہ میں بہت زیادہ ہے۔ جب یورپ میں یہودیوں پر یہ سارے ظلم و ستم ہو رہے تھے اور ان کا قتل عام ہو رہا تھا اسی زائنزم کی موومنٹ کی وجہ سے، تو یہودیوں کا ایک لیڈر جس کا نام مورٹز ہیس تھا، اس نے یہ کہا کہ یہودی یورپ میں کبھی بھی فٹ نہیں ہو سکتے، یورپین لوگوں کے ساتھ یہودیوں کا رہنا ناممکن ہے، اس وجہ سے انہیں اپنی سرزمین کی طرف واپس لوٹنا چاہیے۔ یعنی مورٹز ہیس وہ پہلا شخص تھا جس نے یہودیوں کے لیے واپس فلسطین یا اسرائیل کی سرزمین میں جانے کا آئیڈیا دیا تھا۔ مورٹز ہیس کا یہ کہنا تھا کہ اگر اٹالینز پراؤڈ اٹالین ہو کر اٹلی میں رہ سکتے ہیں، اگر اسپینش پراؤڈ اسپینش ہو کر اسپین میں رہ سکتے ہیں، تو پھر یہودی پراؤڈ جیوز ہو کر اسرائیل میں کیوں نہیں رہ سکتے۔ اور اس آئیڈیا کے بعد بھی یہودیوں کو معافی نہیں ملی، یورپ میں ان کا دوبارہ سے قتل عام شروع ہو گیا، ان کو اینٹی سیمیٹزم اور ایسیمیلیشن کا سامنا کرنا پڑا۔ یورپین پاورز ان کو کبھی بھی ایک نیشن کے طور پر دیکھنا نہیں چاہتی تھیں، اور اس سارے ظلم و ستم اور افراتفری کے دوران بھی کچھ یہودی ایسے تھے جو کہ سٹل زائنزم پہ فوکس کیے ہوئے تھے، جن کا سٹل یہی آئیڈیا تھا کہ ان کو ایک زائنسٹ اسٹیٹ پہ فوکس کرنا چاہیے اور ساری دنیا سے یہودیوں کو وہاں پہ اکٹھا کرنا چاہیے، اسی طرح جیسے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد بہت ساری ماڈرن اسٹیٹس وجود میں آ چکی تھیں۔ اور 1897 کے سال میں زائنسٹ کانگریس کی ایک میٹنگ میں تھیوڈور ہرزل، جو کہ بڑی کرشماتی شخصیت کے صحافی تھے، انہوں نے زائنزم یا صہیونیت کی تاریخ کو فارملی لانچ کیا۔ یعنی اسٹیٹ آف اسرائیل تو 1948 میں اسٹیبلش ہوئی تھی، لیکن زائنزم کی موومنٹ بہت زیادہ پرانی ہے، اور اگر ایک یہودی کی نظر سے دیکھا جائے تو ہزاروں سال پرانی ہے۔ یعنی زائنزم کا پہلا ورژن جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ٹریس کیا جاتا ہے، یہودیوں کے مطابق اس میں ایز اے نیشن یا ایک قوم کے طور پر پہلی بار خدا نے انہیں انٹروڈیوس کروایا تھا دنیا میں۔ اور پھر ہزاروں سالوں کی ڈسکریمنیشن سہنے کے بعد تقریباً آج سے 200 سال پہلے جب یورپ میں انلائٹنمنٹ کا دور چل رہا تھا تو یہودیوں کو ایز دا نیشن ایک بار پھر سے رائز ہونے کا موقع ملا۔ یعنی اتنے عرصے سے جن کو صرف ایک ریلیجن کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، وہ ایک نیشن کے طور پر دوبارہ سے سامنے آئے، اور 1889 میں یہ پھر سے دوبارہ ابھر کر سامنے آئی جب تھیوڈور ہرزل نے یہ ڈکلیئر کیا کہ یہودیوں کو بھی حق ہے کہ ان کی ایک الگ سی اسٹیٹ ہونی چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہودی چاہے دنیا میں جس کونے میں بھی رہیں، لیکن وہ کنیکٹڈ ہیں اسرائیل کی سرزمین سے، اس وجہ سے وہاں پر ان کی الگ اسٹیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہی وہ سارے محرکات تھے جنہوں نے بالآخر 1948 میں اسٹیٹ آف اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ کو ممکن بنایا۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔